हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स। आई सेल्फ मोनिका महेश्वरी। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वेक्टर्स के गुणन के बारे में बताया था, जिसमें आपने दो वेक्टरों के गुणन के बारे में सीखा था। दो वेक्टरों के गुणन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे ही जब कितने भी वेक्टर्स हों, सभी के गुणा आपके दो ही टाइप्स के होंगे, एक तो डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। लेकिन अब मैं आपको और आगे बता देती हूँ कि दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स आ जाएं आपके पास तो आप उनका गुणा कैसे करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि तीन वेक्टरों का गुणा कैसे करेंगे। और तीन वेक्टरों का गुणा देखने के लिए आपको तीन वेक्टर चाहिए होंगे, और तीन वेक्टर आप मान लेते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर, ये तीनों क्या हैं, एक वेक्टर्स हैं। अब ये तीन वेक्टर्स हैं तो आप डायरेक्ट तो इनको इंटू नहीं करते हैं हम, और डायरेक्ट इंटू नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीन वेक्टर्स से पहले इनको दो वेक्टर्स के अंदर चेंज करेंगे। दो वेक्टर में चेंज करने के लिए इन तीनों में से पहले दो वेक्टर्स को आप क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने से आपको पता है कि जो क्रॉस गुणनफल होता है वो एक वेक्टर होता है, इसलिए आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो एक वेक्टर होगा। और इस वेक्टर का, इसके जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसको वापस आप सी वेक्टर से गुणा करेंगे, और उसका जो सी वेक्टर से जो गुणा होगा वो दो टाइप से हो जाएगा। पहला टाइप आपका वही डॉट क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, और एक हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा, जो कि क्या बताता है, आपका स्केलर त्रिक गुणन बताता है। क्या बताता है? स्केलर त्रिक गुणन। क्यों बताएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने से क्या हो जाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए ये जो गुणा होगा वो गुणन कौन सा होगा? स्केलर त्रिक गुणन होगा। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जिसमें आप ए क्रॉस बी को सी के साथ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और वेक्टर होगा तो जो ये गुणन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर त्रिक गुणन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम चार वेक्टरों के गुणन के पास। अब चार वेक्टरों के गुणन के लिए भी आपको चार वेक्टर चाहिए होंगे। चार वेक्टर हम ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इन चारों वेक्टरों का गुणा भी हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो वही डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए भी इन चारों को भी आप टू पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं, दो वेक्टर बना लेते हैं चार से, और चार से दो बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दो को आप सेपरेट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर बन जाएगा एंड सी क्रॉस डी एक वेक्टर बन जाएगा। फिर ए क्रॉस बी एंड डॉट सी क्रॉस डी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्केलर आएगा और ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ए क्रॉस बी को आप क्या कर देते हैं, सी क्रॉस डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, या फिर आप इसको क्या करते हैं, आप इनटू करते जाते हैं पीछे से। कहाँ से करेंगे? पीछे से। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, पहले सी क्रॉस डी कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको बी के साथ क्रॉस कर लेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको लास्ट में ए के साथ क्रॉस कर लेंगे, जिससे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा जो कि एक वेक्टर होगा। तो ये एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपको ये सब प्रोडक्ट करने के लिए कोई ना कोई क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र क्या होगा, किसे बोलेंगे आप? क्षेत्र। फलन जिस स्थान पर भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र। फलन कोई भी फलन हो सकता है, अदिश राशि का फलन हो सकता है या सदिश राशि का फलन हो सकता है। तो जो भी फलन होगा वो किसी भी स्थान पे, स्थान जैसे कि आपका आकाश हुआ, उस स्थान पे आपको अगर भौतिक राशि को बताना होता है तो आप अक्ष लेते हैं, एक्स वाई जेड अक्ष पे आप उसको बताते हैं, तो उस स्थान को आप बोलेंगे क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। और ये जो क्षेत्र होता है, राशि दो हैं, स्केलर एंड वेक्टर राशि है, तो क्षेत्र भी दो क्षेत्र होंगे, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र के अंदर आप अदिश भौतिक राशियों को बताएंगे। तो यहाँ पर है, यदि एक अदिश भौतिक राशि किसी क्षेत्र में स्थिति के एक
सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती है, एक सतत फलन के रूप में व्यक्त की जाती है, तो उस क्षेत्र, उस स्थान को आप क्या बोलेंगे? स्केलर क्षेत्र बोलेंगे। और स्केलर क्षेत्र में क्या होता है? इस स्केलर फलन का क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एकल मान होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर आपका एक एकल मान होता है। अर्थात यदि स्केलर राशि का क्या होगी? आपकी फाई होगी। आकाश में बिंदु की स्थिति क्या होती है? एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है। तो जो आपका स्केलर क्षेत्र होगा वो होगा फाई इक्वल्स टू फाई एक्स वाई जेड होगा, जो कि आप उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं इसकी एग्जाम्पल बता देती हूँ। अदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल में आते हैं हम। स्केलर क्षेत्र के उदाहरण लिखा हुआ है मैंने, तो स्केलर क्षेत्र के उदाहरण आ जाएंगे आपके। धात्विक क्षण में ताप का वितरण। धात्विक क्षण में ताप का वितरण आपने छोटी क्लासेस में बहुत सुना है। ये प्रयोग आता है भी है आपके कि आप एक धातु की छड़ लीजिए और उस धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म कीजिए, तो यहाँ पर जो ताप का वितरण होता है वो समान होता है। तो यही बोला इसने कि धात्विक छड़ में ताप का वितरण, जिसका एक सिरा गर्म तथा दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा होगा, जिसमें आपका देख सकते हैं कि जो ताप का वितरण होता है वो समान होता है। तो जो वो पृष्ठ होगी वो कौन सी पृष्ठ होती है? समतापी पृष्ठ होगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा उसका, विद्युत क्षेत्र में विभव का वितरण। और ऐसा ही सेम गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव का वितरण। विभव का वितरण, विद्युत क्षेत्र में भी विभव का जो वितरण होता है वो क्या होता है? समान होता है। विभव आपको बताया था कि अदिश राशि है, तो जो विद्युत क्षेत्र, इसके लिए जो विभव के लिए क्षेत्र होगा वो भी कौन सा क्षेत्र होगा? स्केलर क्षेत्र होगा। इसलिए उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? स्केलर क्षेत्र का उदाहरण बोलेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम सदिश क्षेत्र में। और सदिश क्षेत्र में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी आप क्या दिखाएंगे? सदिश भौतिक राशियों को बताएंगे। यदि एक वेक्टर भौतिक राशि मान लिया आपने, कोई एफ वेक्टर है, जैसे कि कोई वेग होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको किसी क्षेत्र में स्थिति हमेशा एक्स वाई जेड ही होगी, तो आपको एक्स वाई जेड ही लेनी है। तो स्थिति एक्स वाई जेड के एक सतत फलन एफ वेक्टर एक्स वाई जेड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम उस स्थान को वेक्टर क्षेत्र कहते हैं। आप किसी भी स्थान में अगर वेक्टर भौतिक राशि एफ को एक्स वाई जेड स्थिति के सतत फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उस क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे? वेक्टर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु वेक्टर फलन का परिमाण एवं दिशा निश्चित होते हैं। इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं? वेक्टर फलन का जो परिमाण होता है वो परिमाण भी निश्चित होता है और दिशा भी क्या हो जाती है? निश्चित। तथा ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते जाते हैं। वेक्टर क्षेत्र के उदाहरण लेते हैं। तो किसी तरल में वेग का वितरण देखेंगे हम, तो केश नाली में धारा प्रवाह देख सकते हैं, और आप किसी भी तरल को नीचे गिराते हैं तो उसमें वेग का प्रवाह देख सकते हैं। वेग एक ही लाइन में जाता है, उसके जो कण होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उनके डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी सारे जो तीव्रता को लाइन से डिनोट करते हैं, और वो लाइंस एक साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती रहती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अंदर भी जो तीव्रता का वितरण होता है वो समान होता है और वेक्टर्स के द्वारा होता है, तो उसके अंदर भी उनकी भी परिमाण और दिशा क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। तो वो कौन सा क्षेत्र बनाते हैं? वेक्टर क्षेत्र। और एक और मैंने एग्जाम्पल पे आपको तौर पे बताया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स रेखाएं भी आपने 11th में पढ़ी होंगी, जो कि एक जैसी होती हैं और समान एक ही डायरेक्शन में जाती हैं और समान परिमाण में
होती हैं, जो कि प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और आई होप आपको मेरी वीडियो अभी की वीडियो पसंद आई हो और आपको सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल।